वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है 2020 में जिसको एग्ज़ाम देना है या 21 में जिसको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि हमें पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में अब जो करंट अफेयर्स आता है वो लगभग 2 साल तक का आ जाता है। तो जो 2021 में भी एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। पहला क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनर लाइन परमिट। अब इनर लाइन परमिट पे क्वेश्चन है, आपको पहले पता होना चाहिए इनर लाइन परमिट क्या है। ये मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने 1873 में एक एक्ट पास किया था जिसको हम कहते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत ये इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स है या जो फॉरेनर्स है, इनको अगर नॉर्थ ईस्ट में खासकर ट्राइबल एरियाज में जाना है या ट्राइबल हिल पॉपुलेशन से मिलना है, वहाँ पर स्टे करना है या वहाँ पे विजिट करना है, इस केस में अगर किसी ब्रिटिशर को किसी फॉरेनर को वहाँ पे स्टे या विजिट करना है, इस केस में उसको एक परमिट लाना पड़ेगा वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे स्टे करने के लिए। ये परमिट जब आपको होगा तभी जाके आप उस एरिया में, उस ट्राइबल एरिया में जाके रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। ये इसलिए था ताकि आप नॉर्थ ईस्टर्न के जो ट्राइबल एरियाज है उनकी कल्चरल उनको प्रोटेक्शन हो, उनको ये इनसिक्योरिटी ना हो कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पे आके सेटल होके हमारे कल्चर को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं या हमारी लाइफ के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उनको वो प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको वो सिक्योरिटी देने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट पास किया था। इसके तहत फिर जब आगे जाके इंडिया आज़ाद होता है 1947 के बाद, हम इस एक्ट को जो है कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे ब्रिटिशर्स और फॉरेनर्स की जगह हम इंडियन सिटीजन्स को ले आते हैं कि अब अगर इंडियन सिटीजन्स को भी इस नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया में जाना है, ट्राइबल हिल पॉपुलेशन में वहाँ पे जाके स्टे करना है या विजिट करना है, उनको भी वहाँ परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। अब यही जो हमारा सिस्टम है इसको हम कहते हैं इनर लाइन परमिट सिस्टम। इसी पे क्वेश्चन है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो है, Inner Line Permit is a document that allows Indian citizens to visit or stay in a state that is protected under ILP. उस स्टेट में जिसको हमने ILP से प्रोटेक्शन दी है, इनर लाइन परमिट, ये परमिट उन इंडियन सिटीजन्स को वहां पे विजिट और स्टे करने का मौका देगा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। बिल्कुल सही है, मैंने आपको अभी बता दिया कि इसी एक्ट से इस परमिट सिस्टम को शुरू किया गया था। तीसरी जो स्टेटमेंट है वो है, एट प्रेजेंट ओनली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर आर प्रोटेक्टेड बाय द ILP सिस्टम। तो देखते हैं कि इन तीन स्टेटमेंट्स में आपको क्या चेक करना है कि करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। आपके पास चार ऑप्शंस है, इन चारों ऑप्शंस में पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरी भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट में आपको बता दूं कि पहले हमने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम को ही प्रोटेक्शन दी थी, लेकिन रिसेंटली हमने अब मणिपुर को भी इसमें ऐड कर दिया है। तो ये चार स्टेट्स है जिसमें ILP सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है और इन चारों स्टेट्स को हमने प्रोटेक्ट किया है ILP सिस्टम से। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट है वो तीनों की तीनों करेक्ट है। 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ये आपका सोल्यूशन डी इसमें है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पे क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट, कोरोना वायरस इन्फेक्शंस प्रोड्यूस शॉर्ट एंड ब्रीफ इम्यूनिटी लीविंग अ चांस ऑफ री इन्फेक्शन। कि अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस हो जाता है, अब होने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंदर ये वायरस चला गया तो मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट होकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। तो फिर सवाल रहता है कि ये वायरस जब खत्म हो गया, सपोज एंटीबॉडीज ने इसको एलिमिनेट कर दिया वायरस को बॉडी से, फिर ये एंटीबॉडीज कितनी देर तक वहां पे रहती है, ठीक है ना। क्या ये धीरे धीरे इनका नंबर कम होके ये खत्म हो जाती है, फिर कल को जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं होंगी, कल को क्या फिर से ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये चांस ऑफ री इन्फेक्शन है क्या जब आपकी बॉडी में वायरस चला जाता है। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि कोरोना वायरस जिनमें इन्फेक्शन हो भी जाता है तो इनमें जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक नहीं होती, बल्कि वो शॉर्ट और ब्रीफ होती है, जिसकी वजह से आगे जाके उन इंसानों में जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ था उनमें री इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट,
major problem with vaccine production for COVID-19 is the genetic alterations which the virus undergoes. अब देखिए फॉर एग्जांपल हम जब वैक्सीन बनाते हैं तो आपको पता होगा कि वैक्सीन्स में हम क्या करते हैं, आप कोई वायरस लेते हैं या बैक्टीरिया जिसके भी खिलाफ आपको वैक्सीन बनाना है, आप उसको या तो जो है इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है ना, या वीक कर देते हैं। इन दोनों केसेस में इस वायरस को इनएक्टिवेट करके या वीक करके आप बॉडी में डाल देते हैं, ट्रांसफर करते हैं बॉडी में। जब ये वैक्सीन बॉडी में चला जाता है, जब ये इनएक्टिवेटेड वायरस या किल्ड वायरस या वीक वायरस आपकी बॉडी में चला जाता है, ये आपकी बॉडी को जो है स्टिमुलेट कर देता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है जनरेट हो जाता है इस वायरस के खिलाफ, और आपकी बॉडी सीख जाती है कि ये वायरस कैसा है, इसके खिलाफ कैसी एंटीबॉडीज हमें बनानी है, ठीक है ना। अब अगर आपका वायरस आपकी बॉडी में चला जाता है तो ये पर्टिकुलर एक वायरस है जिसके खिलाफ एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज आपकी बॉडी बना लेगी। लेकिन अगर ये वायरस ही धीरे धीरे बदल गया, सपोज ये वायरस एक तरीके का था, वायरस ए, अब धीरे धीरे इसने अपने आप की जेनेटिक म्यूटेशन की, अपने आप में बदलाव लाया, अपने आप में कुछ चेंजेस लाई, और यही वायरस का एक और स्ट्रेन बन गया, इसी का एक दूसरा स्ट्रेन बना, सपोज वायरस बी। ये दोनों वायरसेस सेम फैमिली से ही है, कोरोना फैमिली से ही है, लेकिन इनमें अब थोड़ी चेंजेस आई है, थोड़ा बदलाव आया है। तो ये जो वैक्सीन हमने बनाया था, ये वायरस ए के खिलाफ बनाया था, अब इसका दूसरा स्ट्रेन बना है वायरस बी, इसके खिलाफ ये वैक्सीन काम नहीं करेगा। तो यही प्रॉब्लम है कोरोना वायरस में भी कि कोरोना वायरस का जो वायरस है जो हमारी बॉडी में जाता है, वो वायरस कंटिन्यूसली जो है म्यूटेट कर रहा है, यानी वो बदल रहा है, वो चेंजेस दिखा रहा है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ वैक्सीन बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है फ्लू की। आपको मालूम होगा फ्लू में कितना रैम्पेंट है, हर इंसान को कभी ना कभी हो जाता है अपनी लाइफ में। और ये जो वायरस है जिससे फ्लू वायरस जो होता है, जिससे फ्लू इंसान को होता है, ये वायरस इतना कंटिन्यूसली म्यूटेट करता है कि हमें हर साल एक नया वायरस आ जाता है फ्लू जिससे होगा, और उसके खिलाफ हमें अलग वैक्सीन बनाना पड़ता है, जो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। यही सेम प्रॉब्लम कोरोना वायरस से भी हो रही है कि कोरोना का जो वायरस है, ये जो वायरस कोरोना वायरस फैमिली से है, सार्स कोव 2, ये वायरस कंटिन्यूसली म्यूटेट करके जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसके खिलाफ वैक्सीन बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। तीसरी स्टेटमेंट है, देयर आर रिपोर्ट्स दैट द सेवेरिटी ऑफ कोविड-19 ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पोल्यूशन लेवल्स इन दैट एरिया, कि जिनमें ये कोविड-19 बीमारी आ जाती है, जिनमें वायरस चला जाता है और कोविड-19 उनको हो जाता है, कोरोना वायरस डिजीज़ उनको हो जाती है, उसमें जो उसकी सेवेरिटी है कि वो कितना इंसान को जो है दिक्कत पैदा कर सकती है, इंसान में कितना उसको अफेक्ट कर सकती है, वो डिपेंड इस पे भी करता है कि उस एरिया में पोल्यूशन लेवल्स कितनी है। अब इस पे एक स्टडी हुई थी जो इटली में हुई थी, लगभग 71 प्रोविंसेस में इटली में स्टडी हुई थी, जहां पर उन्होंने ये बोला कि कोविड-19 की जो मोर्टेलिटी है, कि कोविड-19 डिजीज से मरने वाले जो लोग हैं, वो उस एरिया में ज़्यादा लोग मरे हैं जिस एरिया में पिछले 4 साल से पोल्यूशन की लेवल्स काफ़ी ज़्यादा थी, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि जिस एरिया में पोल्यूशन की लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है, उस एरिया में कोविड-19 से होने वाली डेथ्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी एक क्लियर कट जो है लिंकेज है पोल्यूशन के साथ। और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो ये कि कोविड-19 से ओल्डर पीपल पे ज़्यादा अफेक्ट होता है, या उन लोगों पे जिनमें ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है, उन पे ज़्यादा असर पड़ता है इसका। किसी में अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की कोई डिजीज़ है, वो ज़्यादा वल्नरेबल है इस बीमारी से जो है इनकी डेथ हो जाए, या इस बीमारी से वो सिवियरली इल हो जाए, उनमें ज़्यादा चांसेस है। और किसमें ज़्यादा चांसेस है, जिनकी एज 80 प्लस है, उनमें हमने मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा देखी कि उनकी डेथ ज़्यादा हमने रजिस्टर की है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि परमानेंट लंग डैमेज भी हमने किसी पेशेंट में देखा, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा देर तक नहीं होती, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और किसी को अगर हो भी गया है वो ठीक भी हो गया, लेकिन उसमें चांस होता है री इन्फेक्शन का। तो ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स थी कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से शॉर्ट इम्यूनिटी होती है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो ये कि वैक्सीन प्रोडक्शन इसके लिए प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आपका वायरस ही बदलता रहता है, तो वैक्सीन भी बदलना पड़ेगा। तीसरी स्टेटमेंट है वो ये कि सेवेरिटी ऑफ कोविड-19 ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पोल्यूशन लेवल्स इन दैट एरिया। तो तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी। तो 1 2 3 तीनों करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा।
तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF। अब ये क्वेश्चन इस बारी क्यों पूछा गया है, वो इसलिए क्योंकि स्टेट्स में आप देख रहे हैं कितने नेचुरल डिजास्टर्स पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं या अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। अभी आज भी एक न्यू दिल्ली में अर्थक्वेक जो है देखा गया। तो ये स्टेट्स में जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, तो वो स्टेट्स अपना डिजास्टर रिस्पांस फंड क्या इस्तेमाल कर सकती है, उसकी फंडिंग कौन करता है, क्या सेंटर से कितना आता है, स्टेट से कितना आता है। तो ये इस साल के प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन केस अगर प्री होता है तो पहली स्टेटमेंट है SDRF वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन। क्या SDRF को बनाया गया था 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, देखते हैं अभी। सेकेंड स्टेटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट SDRF में 50% कंट्रीब्यूशन करती है और स्टेट गवर्नमेंट 50% कंट्रीब्यूशन करती है। तीसरी स्टेटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट में यूज द फंड्स अवेलेबल अंडर SDRF में जो फंड इकट्ठा हुआ है, क्या स्टेट गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल कर सकती है किसी लोकल जो है डिजास्टर को के विक्टिम्स को रिलीफ पहुंचाने के लिए। किसी सपोज स्टेट में जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई डिजास्टर आया है, ये ऐसा डिजास्टर है जो नेशनल लेवल पे डिजास्टर नहीं माना जाता, बल्कि वो लोकल कॉन्टेक्स्ट में, उस स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेट उसको डिजास्टर समझती है। तो क्या इस डिजास्टर के अगेंस्ट के जो विक्टिम्स है, क्या उनको SDRF से फंड दे सकती है कोई स्टेट, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये स्टेटमेंट बताई गई है। तो देखते हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स की रियलिटी क्या है। सबसे पहले SDRF has been constituted by each state under the provisions of Disaster Management Act 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही SDRF को हर स्टेट में बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। लेकिन ये 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे नहीं, बल्कि 13th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसकी जो फंडिंग है, आपको देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 50% फंडिंग नहीं आती, बल्कि 75% से 90% इसमें फंडिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग अलग स्टेट्स में। इस डिजास्टर कौन कौन से डिजास्टर्स SDRF कवर करती है, इसमें साइक्लोन है, ड्राउट है, अर्थक्वेक है, फायर अगर कहीं पे होती है, फ्लड आते हैं, सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट या कोल्ड वेव्स, ये सारे जो डिजास्टर्स है, इन सारे डिजास्टर्स में SDRF इनको कवर करता है। और फाइनली स्टेट गवर्नमेंट में यूज अप टू 10% ऑफ द फंड्स, कि SDRF के 10% फंड्स स्टेट गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है विक्टिम्स को देने के लिए किसी नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन में, ठीक है ना, लोकल कॉन्टेक्स्ट में। तो इस में आपको क्या ढूंढना था, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है 14 फाइनेंस कमीशन, ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये रॉन्ग हो गई यहाँ पे। दूसरी स्टेटमेंट है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट 75% से 90% फंडिंग करती है। तीसरी स्टेटमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट फंड इस्तेमाल कर सकती है SDRF से विक्टिम्स को देने के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है 1 और 2, तो 1 और 2 आपका ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन बी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड के लिए वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू J&K मीडिया पॉलिसी 2020। रिसेंटली ये पॉलिसी बनाई गई थी J&K में, मीडिया पॉलिसी 2020। इट एम्स, इसमें जो तीन स्टेटमेंट्स दी गई है, इस मीडिया पॉलिसी को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी पहले पॉलिसी समझते हैं, फिर मैं आपको स्टेटमेंट्स बताता हूँ। अब रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव की मीडिया पॉलिसी 2020। इसके कुछ की पॉइंट्स है। वो पहला पॉइंट ये है, मीडिया पॉलिसी में पहला जो उनका एम था वो ये था कि इनको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना था, कि मीडिया पॉलिसी एम्स टू पुट इन प्लेस SOP फॉर रीचिंग आउट टू द पीपल इन सिचुएशंस ऑफ क्राइसिस, कि कहीं पे अगर हेल्थ क्राइसिस है, कोई हेल्थ इशू है या नेचुरल डिजास्टर है, तो जो उस डिजास्टर की सिचुएशन में या हेल्थ इशू या क्राइसिस की सिचुएशन में उन लोगों को जो विक्टिम्स है उनको उन तक रीच आउट करना, उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया इस मीडिया पॉलिसी 2020 में, कि कहीं पर भी अगर नेचुरल डिजास्टर या हेल्थ इश्यूज, हेल्थ क्राइसिस है, वहाँ तक उन लोगों को, उन विक्टिम्स तक रीच आउट करना इस पॉलिसी में इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था। उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, कि कभी भी ऐसी क्राइसिस अगर होगी तो हम
हम कैसे एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत उन लोगों तक पहुंचेंगे। दूसरी जो इसमें जो इसका की पॉइंट था वो ये था टू कंट्रोल मिस इन्फॉर्मेशन कि जे.एंड.के में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, कोई भी फेक न्यूज़ फैला रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो है पब्लिक पीस या सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री उस पर कोई जो है असर पड़ रहा है फेक न्यूज़ से, मिस इन्फॉर्मेशन से, उसको रोकने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए, ठीक है ना, जो अचानक से एक अलार्म जो है रेज कर दे कि फलां जगह पे मिस इन्फॉर्मेशन या फलां जगह से फेक न्यूज़ जो है जनरेट हो रही है, तो वहाँ वहाँ पर उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है ना। ये असल में मीडिया पॉलिसी जो बनाई गई थी, जे.एंड.के पुलिस ने असल में 2 एफआईआर्स फाइल किए थे कुछ जर्नलिस्ट के खिलाफ, जिन्होंने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स पे या कुछ रिपोर्ट्स के तहत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी। तो उस पुलिस के एफआईआर्स के तहत ही इस मीडिया पॉलिसी को बाद में डेवलप किया गया। तो टू कंट्रोल मिस इन्फॉर्मेशन भी इसका एक की ऑब्जेक्टिव है। जो चौथा इसका की ऑब्जेक्टिव है वो है टू एस्टैब्लिश अ मीडिया एकेडमी, कि हमें एक मीडिया एकेडमी भी बनानी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के जो नेशनल रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट्स है जैसे IIM है, वहाँ पर एक मीडिया एकेडमी भी हो, जहाँ पर हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म को प्रमोट करें, हम स्टडी और रिसर्च को भी प्रमोट करें इस फील्ड में। फाइनली जो इसका की ऑब्जेक्टिव था मीडिया पॉलिसी 2020 का, वो ये था कि इट लेज डाउन द गाइडलाइंस फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए मीडिया के कितने अलग अलग टाइप्स है, आपका प्रिंट मीडिया है, प्रिंट इंडिया में फॉर्चुनेटली अभी तक जो है उतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ नहीं होती। जो मेन आपका है सोशल मीडिया है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके अलावा आपका ऑडियो मीडिया है जैसे रेडियो है, FM है, ऐसे ही आपका विजुअल मीडिया है जिसमें आपका केबल टीवी है, आपकी डिश सैटेलाइट टीवी है। तो ये सारे आपके विजुअल मीडियाज़ जो है, ऑडियो मीडियाज़ जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ जो है, इनमें एक स्ट्रीमलाइनिंग हो कि इनको हम एक डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस के साथ एक स्ट्रीमलाइन करें, इनका एक इंटरफेस डेवलप करें ताकि इस मिस इन्फॉर्मेशन को, फेक न्यूज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो ये थी हमारी JK मीडिया पॉलिसी 2020। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहली स्टेटमेंट है इट एम्स टू पुट इन प्लेस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रीचिंग आउट टू द पीपल इन सिचुएशंस ऑफ क्राइसिस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने अभी आपको ये पढ़ाया कि किसी क्राइसिस के सिचुएशन में जो विक्टिम्स है उन तक रीच आउट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो ये है इट सीक्स टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, बिल्कुल सही। तीसरी स्टेटमेंट है इट लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको जो है जगह स्ट्रीमलाइन करना और उनका एक इंटरफेस डेवलप करना हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि हम मिस इन्फॉर्मेशन को और फेक न्यूज़ को प्रिवेंट कर सकें। तो तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी। 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट ऑप्शन। तो हम यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन D इज़ द करेक्ट सोल्यूशन। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। माय पीस बी ऑन ऑल ऑफ यू।